क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो रोज़ करते आ रहे हैं, करते और कहते और सुनते आ रहे हैं। क्या कहते और सुनते आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और हम लोग कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 12 इलेक्ट्रिसिटी, और आज करेंगे हम लोग किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ सुना तो होगा आप लोगों ने, उसे करने जा रहे हैं हम लोग। किरचॉफ्स लॉ क्या बताया कि जहाँ पे हम लोग ओम्स लॉ यूज़ करते हैं, ओम्स लॉ तो जानते होंगे कि V = I × R होता है फार्मूला, और ओम्स लॉ सिंपल सर्किट के लिए यूज़ होता है। सिंपल सर्किट जो होता है उसमें, उसके लिए हम लोग ओम्स लॉ यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेट सर्किट बन जाए, कॉम्प्लिकेट का मतलब एक से ज़्यादा बैटरी लग जाए एक ही सर्किट में, एक ही लूप में कई सारे रेजिस्टेंस लग जाए, तो ऐसे कंडीशन में ओम्स लॉ वैलिड नहीं कर पाता, और ऐसे कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग में किरचॉफ्स लॉ वैलिड करता है। ठीक है ना? तो सिंपल सर्किट में तो हम लोग ओम्स लॉ करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स जब हो जाता है थोड़ा नेटवर्क उसका, अभी हम लोग करेंगे तो समझ में आएगा, तो ऐसे में हम लोग किरचॉफ्स लॉ यूज़ करते हैं। जो नेटवर्क बैटरी का और रेजिस्टेंस का होता है उसको सिंप्लीफाई किया है किरचॉफ्स ने। ये 1842 की बात है, ये जब इन्होंने लॉ दिया है 1842 में। जर्मन साइंटिस्ट है ये, ठीक है ना? तो उनको सिंप्लीफाई किया है, और सिंप्लीफाई करने के बाद किरचॉफ ने जितना भी एनालिसिस किया है उसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, यानी दो लॉज बनाए हैं। एक कहलाता फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन रूल भी बोलते हैं, ठीक है ना? और दूसरे को बोलते हैं लूप रूल्स, किरचॉफ सेकेंड लॉ, लूप रूल्स, ठीक है ना? तो वो हम लोग एक एक रूल को समझते हैं पहले, क्योंकि जो रूल्स है उस रूल को समझने के बाद जब कॉम्प्लिकेट सर्किट में हम लोग जाएंगे तो उस रूल को अप्लाई करेंगे और उसी हिसाब से फॉर्मूला जनरेट करेंगे। कितनी बात सुन में? आगे चलते हम लोग, तो सब पहले देखते हम लोग क्या कहलाता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसको हम लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं, जंक्शन रूल भी बोलते हैं, और इसको एक और नाम से KCL भी बोलते हैं। KCL का फुल फॉर्म है किरचॉफ्स करंट लॉ। ये इस नाम से भी जाना जाता है। क्या फर्स्ट लॉ में क्या उन्होंने बताया कि अगर एक से ज़्यादा सेल या बैटरी कनेक्ट है किसी लूप में, तो उस सारे बैटरी से जब अपना अपना करंट निकल के आएगा, तो जब किसी जंक्शन पे पास हो रहा हो, क्यों जब किसी जंक्शन से पास हो रहा होगा तो नेट चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द जंक्शन विल बी ज़ीरो। ठीक है ना? ये उन्होंने बताया। क्या बताया पहले लॉ में? व्हेन देयर इज मोर देन वन सोर्स of current in a closed loop, then the net charge accumulated
accumulated at a junction is 0। ठीक है ना, नेट चार्ज एट ए जंक्शन इज 0। एक फिगर को हम लोग बना लेते हैं, इसको एक दूसरे तरीका से भी डिफाइन करते हैं, वो हम दूसरा डेफिनेशन भी लिखते हैं। और द सम ऑफ द algebraic sum, the algebraic sum of current at a junction, ठीक है ना, एट ए जंक्शन इज 0। ठीक है ना, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 एट ए जंक्शन, ये दे रखा। अब हम लोग एक फिगर से ज़रा समझते हैं इसको, इस कंसेप्ट को। यहाँ पे मैं एक फिगर बना रहा हूँ। क्या बताया कि सपोज करते हैं बहुत सारे सोर्स की वजह से यहाँ पे एक करंट आ रहा है, एक करंट इधर से आ रहा है, एक करंट इधर से आ रहा है, एक करंट इधर से जा रहा है। अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं I1, I2, I3, I4, ये हमने करंट का नाम दे दिया। ठीक है ना। अब ये एक जंक्शन है, जैसे एक बैटरी है, उससे करंट यहाँ आ रहा है, इस जंक्शन पे आ रहा है। अभी जब मैं न्यूमेरिकल करूँगा ना, तो वो पूरा चीज़ एक बार फिर से एक्सप्लेन आता रहेगा। अभी तो मैं खाली रूल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो I1 जो है ना, करंट इधर से इस जंक्शन पे आएगा, ये आ रहा है। I2 ये भी हम दिखा रहे हैं, ये आ रहा है टूवर्ड्स द जंक्शन। I3 दिखा रहे, ये अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है। I4 दिखा रहे, ये भी अवे फ्रॉम द जंक्शन हो रहा है। तो क्या होगा, अलजेब्रिक सम जो आ रहा है टुवर्ड द जंक्शन पॉजिटिव लेंगे, एंड जो जा रहा है फ्रॉम द जंक्शन, अवे फ्रॉम द जंक्शन, उसे नेगेटिव लेंगे। ठीक है ना। तो क्या बोला, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। साइन कन्वेंशन के अगर हिसाब से लेंगे तो यहाँ पे I1 मूविंग टुवर्ड द जंक्शन, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। I2 मूविंग टुवर्ड द जंक्शन, ये भी पॉजिटिव रहेगा। I3 मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, माइनस I3 लेंगे। और I4 ऑल्सो मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, ये भी जो है ना अवे जा रहा है, तो इससे भी हम लोगों ने माइनस ले लें, इक्वल टू 0 कर लिया। तो ये I1 I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारा पहला फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहलाता है। चार्ज के अगर टर्म में लेना चाहे तो चार्ज में ले लेते हैं कि इस जंक्शन पे जितना चार्ज आ रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन से और जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे नेट चार्ज का जो एक्युमुलेशन होगा वो 0 हो जाएगा। या अगर करंट के टर्म में देखते हैं तो जो करंट आ रहा है टूवर्ड्स द जंक्शन उसे पॉजिटिव लेंगे, और जो उस जंक्शन से जा रहा है उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। और इस तरह से जो नेट करंट होगा उस जंक्शन पे, सम ऑफ ऑल करंट, वो 0 हो जाएगा। जैसे द अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक मतलब जो आ रहा है उसे पॉजिटिव लेंगे और जो जंक्शन से जा रहा है उसे नेगेटिव लेंगे। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज 0, सिग्मा आई। और ये हम लोगों ने एक डायग्राम से बनाया और इस तरह से दिखाया। इसे कितना समझ में आया, ये एक रूल उसने बताया है। ठीक है ना। इसको KCL भी बोलते हैं। KCL किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहलाता है ये। ठीक है, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ। अब दूसरा लॉ करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो कन्वेंशन है, इफ ये दो कन्वेंशन लेते हैं डायरेक्शन का कन्वेंशन। पहला दे रखा, इफ करंट मूव्स टुवर्ड द जंक्शन
toward the junction it is taken as पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरा दे रखा इफ करंट मूव्स अवे फ्रॉम द जंक्शन it is taken as नेगेटिव। ठीक है ना, ये कन्वेंशन लिया गया है यहाँ पे करंट के लिए। आगे चलते हम लोग किरचॉफ सेकेंड लॉ करते हैं हम लोग। किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ, इसको लूप रूल भी बोलते हैं, लूप रूल भी बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है, केवीसी है, केवीएल है, केवीएल। क्या दे रखा है फुल फॉर्म इसका? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है ना, इसको हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। क्या बताया कि जब जो कॉम्प्लिकेट सर्किट दिया रहता है तो उसमें एक क्लोज सर्किट को सेलेक्ट करते हैं, और जब उस क्लोज सर्किट को सिलेक्ट करते हैं उसमें जितने भी रेजिस्टेंस हो एंड जितने भी बैटरीज हो, उन सारे बैटरीज को या रेजिस्टेंस को एक हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट मान लेते हैं। जैसे हमने मान लेते हैं उसमें कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चल रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चल रहा है, तो उस समय जितने बैटरीज लगे वो पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, और जितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो पोटेंशियल ड्रॉप करेंगे, यानी वो पोटेंशियल को यूज़ करेंगे। तो जितना सप्लायर है, सोर्स है ईएमएफ बैटरी, वो उनका टोटल ईएमएफ, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस जब लेंगे तो वो नेट ज़ीरो हो जाएगा। यानी टोटल पोटेंशियल ड्यू टू ईएमएफ बैटरी सप्लायर एंड टोटल पोटेंशियल कंज्यूम बाय resistors connected in closed loop will be zero, net will be zero। तो क्या दे रखा है? sum of all potential is equal to zero। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे वो हम बता रहे हैं। क्या बोला है? in a close loop the net potential closed loop the net potential is zero। ये वाला नेट पोटेंशियल। और इसके दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं, द सम ऑफ टोटल ईएमएफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ current and resistance in a loop will be zero। क्या मतलब हुआ कि एक लूप में जितने ईएमएफ या बैटरीज लगाए गए हैं
उनका ईएमएफ नेट ईएमएफ एंड उसमें रजिस्टर होगा तो रजिस्टर में करंट चल रहा होगा, तो जो करंट और उसके जो रेजिस्टेंस है उन सब को प्लस करेंगे तो उसका जो नेट आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। यानी टोटल पोटेंशियल ड्रॉप एंड टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू ज़ीरो। द टोटल ईएमएफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन अ लूप विल बी ज़ीरो। ठीक है ना, ये हमें दे रखा है ये डेफिनेशन। यहाँ पे जो अभी करेंगे एक्सप्लेन एक फिगर बनाकर, लेकिन यहाँ पे जो बैटरी का एक कन्वेंशन लिया गया है। बैटरी का क्या कन्वेंशन लिया है कि जैसे ये हमारा एक बैटरी होता है तो ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है ना, दिख रहा है ये हमारा दिख रहा है नेगेटिव पॉजिटिव हो रहता है। तो इसमें क्या दे रखा है एक कन्वेंशन कि अगर करंट टूवर्ड द पॉजिटिव जा रहा, आई जो है ना इधर की तरफ जा रहा है, तो इसमें जो है करंट का डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव से इधर देखो ना, ये पॉजिटिव में इन कर रहा है, लेकिन आमतौर पे जो करंट है जो बाहर जाता है इधर से और फिर ये लूप कंप्लीट करके नेगेटिव से इन करता है। तो इस तरह से अगर पॉजिटिव से आउटवर्ड जा रहा होगा तो पॉजिटिव करंट लेंगे और टूवर्ड द पॉजिटिव जाएगा तो ये नेगेटिव करंट लेंगे। कितनी बात में, तो बैटरी का जो हम लोगों ने कन्वेंशन लिया है कि अगर हम करंट का सर्किट बना रहे हैं क्लोज लूप में और करंट का डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव से आउटवर्ड दिखा रहे हैं तो वो पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर ऐसा लूप बन रहा है कि हमें करंट उसको पॉजिटिव से इन कराना पड़ रहा है या इन हो रहा है, तो वहाँ पे करंट का जो साइन लेंगे, साइन कन्वेंशन, वो नेगेटिव लेंगे लूप रूल के हिसाब से। ठीक है, अब ये हमारा हो गया दो रूल्स। अब हम लोग एक डायग्राम बना के इस रूल को अप्लाई करते हैं और रिलेशन को डराइव करते हैं। कितनी बात सुन में, किरचॉफ्स लॉ को दोनों लॉ को एक साथ समझने के लिए हम लोग ये एक डायग्राम बना लिए और उस डायग्राम के हेल्प से हम लोग किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कैसे किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करके और रिलेशन को डराइव करते हैं, करंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, किरचॉफ्स लॉ बेसिकली कुछ ऐसा अपना इनका बहुत सारा रूल नहीं है, ये ओम्स लॉ का ही थोड़ा एडवांस है। और दूसरा ये कि जो ओम्स लॉ में करते हैं वही यहाँ पे भी करते हैं, खाली ये है कि कॉम्प्लिकेट सर्किट होता है तो उसको सिंप्लीफाई करना होता है, लूप बनाना होता है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एक बैटरी है E1 इसका पोटेंशियल है, एक रेजिस्टेंस R1 से कनेक्ट है। ऐसे ही दूसरी बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है, इसका E2 है और रेजिस्टेंस R2 है। एक तीसरा रेजिस्टेंस इधर खाली लगा हुआ है। और अब हमें किरचॉफ्स लॉ के हेल्प से कैलकुलेट करना है कि ये जो बैटरी है और ये जो बैटरी I1 I2 करंट देगा तो I1 I2 कितना होगा या क्या रिलेशन होगा, कैसे करेंगे, क्या रिलेशन बनाएंगे इसको किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, अगर हम लोग क्लॉकवाइज लूप बनाते हैं तो एक लूप हम लोग इसमें बना लेते हैं ऐसे क्लॉकवाइज लूप, ठीक है ना, और एक लूप हम लोग ऐसे बना लेते हैं क्लॉकवाइज लूप। इसमें जब हम लोग लूप बना रहे हैं तो देखिए हम लोग ये मान के चल रहे थे ऐसे करंट जाके ऐसे आएगा, यही तो कर रहे हैं। तो यहाँ E1 से जो करंट चलेगा इसको हम लोग I1 दिखा देते हैं, ये एक करंट यहाँ से निकलेगा और जब ये करंट इधर से निकलेगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो ये पॉजिटिव काउंट करेंगे। अब जब करंट यहाँ पहुँचेगा, ठीक है ना, तो ये एक जंक्शन आ गया यहाँ पे, ये बैटरी है, इससे भी करंट निकलेगा तो ये जो करंट यहाँ से निकलेगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। कितनी बात सुन रही, I2, ठीक है ना। आगे चले, ये जो I2 है अगर हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं I2 को तो ये करंट इधर से आके इधर जाने लगेगा, ये भी, तो यहाँ से एक करंट जाने लगेगा ऊपर की तरफ और यहाँ पे जब जाएगा तो इस जंक्शन पे देख लेंगे इधर से भी करंट आ रहा है, इधर से भी करंट आ रहा है और जब ये दोनों करंट आएगा तो एक तीसरे पाथ से निकल जाएगा तो ये यहाँ पे I3 दिखाएंगे और ये जो I3 है I1 प्लस I2 के बराबर बोल सकते हैं।
क्योंकि यहाँ से I1 करंट आ रहा है और यहाँ से I2 करंट आ रहा है इस जंक्शन पे। जंक्शन रूल के हिसाब से क्या बताया, जितना करंट टूवर्ड द जंक्शन आता है, यहाँ पे जो है जंक्शन के हिसाब से इधर से I1 इधर से I2 आया तो ये तीसरे ट्रैक पे निकल जाएगा ये I1 I2, और इससे I1 I2 होते हुए यहाँ से आएगा। तो ये हम लोगों ने दो लूप बनाया, एक लूप ये बनाया, एक लूप ये। इस लूप का जो नीचे वाला बनाया है उसको हम लोग नाम दे सकते हैं ABCDCFA, इसको नाम दे सकते हैं एक लूप को, ठीक है ना। तो ये लूप में, इस लूप में देखिए यहाँ से करंट जा रहा है ये, ठीक है ना, ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे। ये करंट जो है, अब ये करंट इधर तो चला जा रहा है और ये I2 जो है, एक करंट जो है ना, देखिए यहाँ से आ रहा करंट I2 और ये वापस यहाँ से इन कर रहा है। लेकिन इस लूप के डायरेक्शन के हिसाब से जो हमने लूप बनाया उसके हिसाब से करंट बाहर जा रहा है। बात समझ रहे, हम जो लूप बना रहे हैं ये वाला लूप, उसके हिसाब से अपोजिट डायरेक्शन में है ये। इसका मतलब ये है कि ये जो करंट I1 है, इसका जो हम लोगों ने इस लूप बनाया है उसके हिसाब से ये करंट उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। बैटरी से तो सही जा रहा है लेकिन हमारे लूप के रिस्पेक्ट में अपोजिट हो जा रहा है। कितनी बात में, लूप के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो इसका हम लोग इन लूप देखते हैं, मुझे निकालते हैं कैसे। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, इन लूप ABCFA, ठीक है ना। इसमें दो बैटरी है, इसमें देखिए दो EMF का सोर्स है, एक E1 है एक E2 है। और हम लोगों ने यहाँ से जब लिया है, लूप बनाया है, तो E1 को हम लोगों ने मान लिया कि E1 बड़ा होगा, E1 माइनस E2। क्यों? क्योंकि हमने इस करंट को ये मान के चल रहे कि इधर से होते हुए जाएगा, ये करंट उधर से होते हुए जाएगा। तो ये जो है E1 माइनस E2, इस लूप में इतना नेट EMF है। आगे चले, ये तो नेट EMF हो गया, लेकिन जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, हाँ ये रेजिस्टेंस है ना इसमें, तो इसको क्या लेंगे, ये जो है इक्वल आ जाएगा I1 R1। ये ज़रा ध्यान देखिए, I1 R1 यहाँ से करंट जा रहा ना ये, तो I इंटू आर, ओम्स लॉ के हिसाब से इतना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हो जाएगा। और फिर ये जा रहा है और ये करंट को हम लोग ऐसे मान रहे हैं, इधर की लूप के हिसाब से इधर हम लोग डायरेक्शन ले रहे हैं, लेकिन करंट बेसिकली वो बाहर निकल रहा है। तो कन्वेंशन के हिसाब से वो हम लोग माइनस में लेंगे, तो माइनस I2 R2 पोटेंशियल हो जाएगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो माइनस I2 R2 लेंगे, यानी जितना यहाँ ड्रॉप होगा उसमें से इतने को माइनस करेंगे तो ये बैटरी के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। या यूँ कहें कि इसको इधर लाएंगे तो नेट ज़ीरो हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल लिखा था ना सेकेंड लूप रूल के हिसाब से, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के हिसाब से, कि जो जितने समेशन ऑफ नेट EMF एंड टोटल पोटेंशियल ड्रॉप V इंटू आर, I इंटू आर, नेट ज़ीरो हो जाता वो। कितनी बात सुन रही, ये समझ में आ गया। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया 1, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया इस लूप के हिसाब से। अब हम लोग दूसरा लूप में जाते हैं CDEFC में। इन लूप CDEFC इसमें जाते हैं। इसमें कितने बैटरी हैं, एक सेल है। क्लोज करना है पूरा। अगर हम लोग CDEF पे रहेंगे तो ये क्लोज नहीं हुआ, तो पूरा जहाँ से लेटर शुरू करेंगे वहीं लेटर ख़त्म करेंगे, वो क्लोज कर देगा उसको, ठीक है ना। तो क्या समझ में आएगा, CDEFC ले लिया। अब इसमें देखते हैं, देखिए एक बैटरी है, ठीक है ना, तो इसका EMF लेंगे इस लूप में E2, बस एक ही रहेगा इसमें जो है ना। ये देखिए ये लूप जो बनाया हम लोगों ने, रेड से लूप बनाया है, तो इसके हिसाब से एक ही बैटरी है इसमें, तो ये बैटरी जितना पोटेंशियल देगा, अब ये हो जाएगा I2 R2,
I2 R2, और अब ये बिल्कुल सही जा रहा है, ये सही जाके इससे होते हुए आएगा, तो प्लस R3 I3 R3 कुछ बात समझ में आ रही है? यानी इसमें से ये R3 करंट जा रहा होगा ना, ये तो I3 R3 को मल्टी तो उतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो वो पोटेंशियल ड्रॉप ये पोटेंशियल दोनों मिला के इस बैटरी के बराबर होगा। ठीक है ना। यहाँ पे जो है I3 जो है ये R2 है, ये R2 है, ये I3 जो है ना I1 प्लस I2 के बराबर है। कुछ बात समझ में आई? ठीक है ना। आगे चले। अब ये E2 जो है इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो क्या होगा I2 R2 प्लस I1 R3 प्लस I2 R3। ठीक है ना। कितनी बात सुन में आई? ये रेजिस्टेंस दे रखा है, ये E2 का वैल्यू आ गया हमारा। ठीक है ना। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? जो करंट का वैल्यू दिया होगा या रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया होगा, जैसे ये R2 है R3 है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया रहेगा ना, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे R3 का वैल्यू डालकर, तो ये हमें इसका करंट के टर्म में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो E2 को कैसे लिख सकते हैं? I2 कॉमन ले लेते हैं, R2 प्लस R3 और फिर I1 R3, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है। तो क्या समझ में है? अगर रेजिस्टेंस दिया रहेगा R1 R2 R3 दिया रहेगा, तो ये वैल्यू डाल देंगे, ये वैल्यू डाल देंगे। I2 I1 के टर्म में एक रिलेशन बन जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे भी R1 R2 का वैल्यू डाल देंगे, ये भी I1 I2 के टर्म में रिलेशन हो जाएगा। ये बैटरी का पोटेंशियल भी दिया रहेगा। फिर इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से सॉल्व करेंगे, तो अब जाके हमें I1 I2 करंट निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। ये तो हम लोगों ने फिगर से एक एक्सप्लेन कर दिया किरचॉफ्स लॉ को। कहीं पे हम लोगों ने जंक्शन लगाया, लूप रूल लगाया और इस तरह से इक्वेशन बना लिया। एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। ठीक है ना। इसी के हिसाब से एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कैसे लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा। ठीक है। ये देखते हैं, एक फिगर दे रखा है। क्या दे रखा है? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल एंड द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपिएशन इन R। ये R दे रखा है यहाँ पे। ये पहले सेल का स्ट्रक्चर को समझते हैं। एक E1 है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 2 ओम का है। दूसरे जो सेल है E2 वो 6 वोल्ट का है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का है। और एक जो रजिस्टर है R, ये 4 ओम का लगा हुआ है। ठीक है ना। अब हमें इसमें बताना है कितना एनर्जी R में कितना एनर्जी ड्रॉप होगा। हाँ, एनर्जी होता ना, एनर्जी का फॉर्मूला है हमारा VI भी होता है, I² R भी होता है। ठीक है ना। V²/R भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग करंट ले लें तो इसका रेजिस्टेंस तो दे ही रखा है, तो हमें करंट निकालना दोनों का। ठीक है। तो क्या बताया कि अगर हम लोग इसको लेवलिंग करते हैं, जैसे ये दे रखा है A B C D E F, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं इसको E1 से, तो यहाँ से एक करंट चलेगा I1, ये I1 करंट चलेगा। कितनी बात सुन में? और ये E2 से लेंगे तो यहाँ से भी एक करंट चलेगा I2। ठीक है ना। अब जब ये करंट जब यहाँ पहुँचेगा जंक्शन पे, देखिए तो ये यहाँ से जब ये I1 आएगा, यहाँ से I2 आएगा, तो ये जो है ना इस वाले में, इस वाले रेजिस्टेंस से जाएगा। I1 प्लस I2 करंट जो है इस वाले रेजिस्टेंस से जाएगा, 4 ओम के रजिस्टर से। और फिर यहाँ जाने के बाद I1 ऊपर निकल जाएगा और I2 जो है नीचे की तरफ चला जाएगा, इस तरह से।
कितनी बात सुन में। तो यहाँ पे जो लूप बनाएंगे, एक हम लोग लूप बना रहे हैं इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज अगर बनाते हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है ना, हाँ ये एंटी है ये, ठीक है ना। तो क्या देखा कि यहाँ से एक करंट आ रहा है और ये इधर से होते हुए ये लूप को क्रॉस कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ इन लूप ए बी सी डी ए, एक करंट यहां से चल रहा है, इसमें एक सेल है, तो ये जो सेल है E1 ऐसे लिख दिया हमने, और जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसमें ये होगा I1 I2 इंटू R, कैपिटल R, और फिर ये देखिए करंट यहाँ से जब ये करंट जाएगा तो I1 दोबारा यहाँ से होते हुए निकल जाएगा, तो क्या होगा I1 स्मॉल r, R1 है ना। ये लूप के हिसाब से इसका जो पोटेंशियल है 12 वोल्ट है, और ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, और ये रेजिस्टेंस 4 है, ये I1, और ये रेजिस्टेंस जो था ना 2 ओम का था, ठीक है ना। तो ये हमें मिलेगा 12 वोल्ट, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4I1 प्लस 4I2, फिर ये 2I1 आ जाएगा ये, ठीक है ना। और ये I1 4I1 2I1 6I1 आ जाएगा, 6I1 प्लस 4I2 आ जाएगा, कितनी बात में। और 2 से जब दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 3I1 आ जाएगा, और ये 2I2 आ जाएगा। ये हमने एक इक्वेशन बना लिया, ठीक है ना। तो इस लूप से तो ये इक्वेशन बना दिया। अब दूसरा लूप लेते हैं हम लोग, अगर हम लोग इसमें लेते हैं तो अब हम लोग इसमें ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक ही बैटरी है, ठीक है ना। जो हम लोग नेगेटिव साइन यूज कर रहे थे, अगर एक ही लूप में एक से ज़्यादा बैटरी है और सीरीज में कनेक्ट है तो प्लस कर देंगे, और पैरेलल में कनेक्ट है तो माइनस कर देंगे। सीरीज का क्या मतलब हुआ वो देखो, मैं बता रहा हूँ। ये बड़ा वाला, ये छोटा, फिर ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, तो ये सारे EMF जो है प्लस कर देंगे हम लोग, कितनी बात सुन में। लेकिन अगर हमारा इस तरह से कनेक्ट होता है, एक बड़ा और ये एक छोटा, फिर ये बड़ा, तो ये E1 ये E2, इनका डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, कितनी बात सुन में। आगे चले तो सीरीज में, तो अब ये इसमें तो एक ही सेल लगा हुआ था, इसलिए ज़्यादा कोई इशू नहीं है, अपनी तरफ से अपने लूप बना लिया ये, ठीक है ना। यहाँ से करंट होते हुए जा रहा है इसमें से, और लौट के I2 यहाँ आ जा रहा है, बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे E2 जो है इस लूप में, इन लूप ADEFA, ये ADEFA, इसमें क्या हो रहा है, एक सेल है E1 E2, और इसमें से करंट जो गया I1 प्लस I2 इंटू 4, ये तो इसमें था ही था यहाँ पे, और ये वाला जो है ये वापस लौटा, तो R2 जो है तो I2 R2, ये ऐसे है। यहाँ पे जो है ना ये 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, I1 ऐसे ही है, I2 भी, और ये रेजिस्टेंस 4 है, और ये I2 है, और ये रेजिस्टेंस R2 1 है, ठीक है ना। हाँ कर दे रहा हूँ अभी वैल्यू डाल के। अच्छा ऐसे कर देता हूँ, ये भी सही है कि ये 4I1 4I2 कर लेते हैं ये, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 4I1 प्लस 5I2, ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, कितनी बात सुन रही। तो ये दोनों इक्वेशन आ गए। अब हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे, तो हम देखते हैं किसका को जो I1 I2 निकालना है, तो I1 I2 लीनियर इक्वेशन के जैसे सॉल्व करते थे उस हिसाब से कर लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये 3I1 है, ये 4I1 है, और यहाँ पे 2I2 है, वहाँ 5I2 है,
तो किसी एक को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो I2 को बराबर कर दें, तो I2 को करने के लिए इसको 5 से और उसको 2 से कर देंगे। लीनियर इक्वेशन तो याद होगा, कोफिशिएंट का इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर से मिटा देना क्वेश्चन। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 2 वी गेट, क्या मिलेगा? 5 से जब करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, 15I1 हो जाएगा और ये 10I2 हो जाएगा। उसको हम लोग कर रहे हैं 2 से, तो 12 हो जाएगा, ये 8I1 हो जाएगा और ये 10I2 हो जाएगा। आज लाइट बड़ा फ्लैक्चुएट कर रहा है यार, इसको बंद करना पड़ेगा क्लास को, बस थोड़ा सा करके ख़त्म कर देते हैं। हाँ ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा, ये कितना बचेगा 7I1 और ये कितना बचेगा 18। तो I1 इज इक्वल टू 18/7, ये I1 का वैल्यू हो गया। अब हम लोग किसी भी इक्वेशन में डाल के I2 निकाल लेते हैं। तो हम डाल लें, इस वैल्यू को कहाँ डाल दें, हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन में डाल देते हैं। पुटिंग I1 इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा, ये 6, ये है ना 6, 3 इंटू 18/7 प्लस 2I2, ठीक है ना। ये 18 3 54 माइनस 54/7 इज इक्वल टू 2I2, 7 6 42 माइनस 54/7 2I1। 2 को इसके नीचे ले लेते हैं तो I2 आ जाएगा ये हमारा। ये 54 में से 42 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे 6 आ जाएगा, तो -6/7 आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा I2 का वैल्यू -6/7 है, अभी नहीं, I2 इज इक्वल टू -6/7, ये हमारा वैल्यू हो गया I2 का। अब हमसे पूछा है एनर्जी डेसिपिएशन इन रेजिस्टेंस R, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी डेसिपिएशन कैसे निकालते हैं, डेसिपिएशन इन R, ये हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू I स्क्वायर R। अब I दोनों क्या होगा, I1 प्लस I2 होल स्क्वायर इंटू R। I1 कितना है हमारा 18/7 और I2 कितना है -6/7 का होल स्क्वायर इंटू R 4, ठीक है ना। ये हम लोग एलसीएम लेंगे तो 7 एलसीएम आ जाएगा, 6 चला जाएगा, 12/7 का स्क्वायर इंटू 4 जूल आएगा एनर्जी का यूनिट। बात समझ आ रही है। यहाँ पे कर लेते हैं, इसके बाद ये हमारा आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 इंटू 4/70 का 7 का 49 जूल एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा जूल। अब इसको हम लोग कर लेते हैं 6 7 5 49 जूल। हाँ, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो एनर्जी आएगा 11.75 जूल। ये हमारा एनर्जी हो गया, रेजिस्टेंस के क्रॉस इतना जूल का पोटेंशियल ड्रॉप हो, एनर्जी का ड्रॉप हुआ, ठीक है ना। क्या क्या समझ में आया है किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से, कि हम लोगों ने एक सेल था ना, तो बहुत ही आसान है, इस लूप को बनाया इसमें एक ही सेल है, इस लूप को बनाया इसमें एक ही सेल है, तो अपने हिसाब से लूप बना के और इक्वेशन बना लिया, इसका इक्वेशन बना लिया। 2 बैटरी या 2 करंट होगा, 2 ही इक्वेशन बनेगा। बात समझ में आ रही है। 2 सेल है तो 2 करंट होंगे, 2 करंट होगा तो 2 लूप बना के 2 इक्वेशन बना लो, उसको सिंप्लीफाई कर लो। अगर 3 होंगे तो फिर उसमें हमें 3 बनाने पड़ेंगे और अलग, हाँ
लेकिन उसमें ऐसा भी होता है कि बहुत दफ़ा कॉमन भी आता है। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे समझ में आया, इतना समझ में आ रहा है, देखने वाले को समझ में आ रहा है। किरचॉफ्स लॉ तो बहुत सारे लोगों को पढ़े नहीं होंगे, और कुछ लोग जो पढ़े होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा, और जो नहीं पढ़े हैं वो देखें, समझे, ध्यान दे, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगला जो किरचॉफ्स लॉ के आगे का जो सेक्शन है वो आपको पता चले टाइम पे, उसे पढ़ के समझ में आए और आप कंपटीशन में कर सके। ओके।